नमस्कार, गुड न्यूज टुडे देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं नवजोत संधावा। शाम के 4 बज चुके हैं और वक्त है हमारे खास कार्यक्रम ये हुई ना बात का। कहा जाता है कि खाने का सीधा वास्ता हमारे दिमाग से, और खाने का जितना असर हमारे शरीर पर होता है उतना ही असर हमारे दिमाग पर भी पड़ता है। हम क्या खा रहे हैं, कैसे खा रहे हैं, हमारी सोच और विचारों पर यह झलकता है। और इसीलिए खासकर बच्चों में खाने को लेकर अक्सर बहस होती रहती है। हालांकि बच्चों को हमेशा घर का और हेल्दी फूड खिलाने पर ही ज्यादा जोर दिया जाता है, लेकिन बदलते वक्त के साथ साथ बच्चों के खाने की आदतें बिगड़ती जा रही हैं। शुगर और सॉल्ट कंटेंट बढ़ता जा रहा है, जिसका असर उनकी सेहत पर हो रहा है। अमेरिका सरकार ने अब बच्चों के खाने को लेकर एक बड़ा फैसला किया है, जिसमें स्कूल में ही बच्चों को लो शुगर और लो सोडियम युक्त खाने पर जोर दिया जाएगा। साथ ही बाइडेन प्रशासन के फैसले में मांसाहार के मुकाबले शाकाहारी खाने को ज्यादा हेल्दी बताया गया है, जिसके बाद एक बहस छिड़ गई है। पहला तो ये कि बच्चों का खाना कैसा होना चाहिए, चीनी की मात्रा कितनी बच्चों को देनी चाहिए, रिफाइंड शुगर के नुकसान कितने हैं, शाकाहारी भोजन के फायदे क्या क्या हैं। तमाम ऐसे सवाल हैं जिन पर आज हम चर्चा करेंगे अपने खास मेहमानों से। लेकिन पहले ये रिपोर्ट देखिए। जब ये दुनिया मांसाहार और शाकाहार के दो खेमों में बटी है, तभी से ये बहस चल रही है कि शाकाहार ठीक है या मांसाहार के ज्यादा फायदे हैं। जो शुद्ध शाकाहारी हैं, उनके पास शाकाहार के फायदों की लंबी चौड़ी लिस्ट है, और जिन्हें मांसाहार पसंद है उनकी दलीलें भी काफी हद तक दुरुस्त है। ऐसे में ये बहस अंतहीन है कि मांसाहार के फायदे ज्यादा हैं या फिर वेज ही असली और संतुलित आहार है। फिलहाल इस महाबहस के बीच ताजा खबर ये है कि अमेरिका ने अपने स्कूलों में बच्चों के खाने में शाकाहार बढ़ा दिया है और चीनी की मात्रा कम करने का फैसला लिया है। दरअसल बाइडेन प्रशासन ने पिछले बुधवार को जो फैसला लिया है, उसके मुताबिक अमेरिका के स्कूलों में मिलने वाले खाने को अब कम मीठा किया जाएगा और खाने को ज्यादा से ज्यादा शाकाहारी बनाया जाएगा। इस ऐलान के पीछे बाइडेन प्रशासन ने जो वजह बताई है वो गौर करने वाली है। अमेरिकी प्रशासन का कहना है कि स्कूल के मील में ज्यादा शाकाहार और शुगर की मात्रा कम बच्चों को उनकी पूरी क्षमता हासिल करने में मदद करेगी। अमेरिकी स्कूलों के मेन्यू में बदलाव को बाइडेन प्रशासन क्रांतिकारी मान रहा है। अमेरिका के कृषि मंत्री का कहना है कि बच्चों के लिए जितनी जरूरी किताबें और शिक्षा है, उतना ही जरूरी उनके लिए पौष्टिक खाना भी है। लिहाजा अमेरिका ने अपने यहाँ स्कूली बच्चों को और ज्यादा पौष्टिक खाने पर जोर दे रहा है। लेकिन इस बदलाव में सबसे बड़ी बात शाकाहार पर जोर देना है। ऐसे में अब इस बात को लेकर बहस तेज हो गई है कि क्या नॉन वेज के मुकाबले शाकाहार स्कूली बच्चों के लिए ज्यादा मुफीद है। कुल मिलाकर अमेरिकी बच्चे अब अपने स्कूलों की मील में कम नमक वाला खाना चखेंगे और उनके मील में फल और साबुत अनाजों पर जोर होगा। इतना ही नहीं, उनके आहार में शुगर की मात्रा उतनी ही होगी जितने उन्हें नुकसान न करे। इस फैसले के बाद एक बार फिर शाकाहार के फायदों को लेकर बातें होने लगी है। इससे भी बड़ी बात यह है कि जो शाकाहार और सात्विक भोजन हमारी सनातन परंपरा का संस्कार रहा है, अब खाने पीने के उसी संस्कार को अमेरिका भी अपना रहा है। दरअसल शुगर की मात्रा को लेकर हाल के दिनों में दुनिया ज्यादा सहज हो गई है। इसी तरह अभी तक स्वाद अनुसार नमक खाने वाले लोग भी अब सेहत का ख्याल रखकर नमक खा रहे हैं। ऐसे में अमेरिका के स्कूलों में खाने पीने की आदतों का ये बदलाव बच्चों की सेहत के लिए बेहद अहम साबित होने जा रहा है। उम्मीद की जा रही है कि अमेरिका की इस पहल के बाद अब दुनिया के दूसरे हिस्सों में भी बच्चों के लिए नमक और चीनी की तयशुदा सीमा की समझ अब लोगों में आएगी और शाकाहार की ओर भी लोगों का रुझान बढ़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो आज इसी पर हम चर्चा करेंगे। तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। परिचय करा देती हूँ। डॉक्टर डीके गुप्ता हैं, चेयरमैन है फेलिक्स अस्पताल से, सीनियर पीडियाट्रिशियन भी हैं। और हमारे साथ डॉक्टर गीतिका चोपड़ा, न्यूट्रिशनिस्ट हैं। डॉक्टर ईशी खोसला, सीनियर डाइटिशियन हैं। और डॉक्टर शिवानी हमारे साथ हैं, प्रोफेसर, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा। सबसे पहले डीके गुप्ता सर, आप ही से शुरुआत करते हुए, क्योंकि हम अक्सर बात करते हैं शुगर, रिफाइंड शुगर की। अब इसमें आजकल कोई ब्रेक नहीं है कि बच्चे क्या खा रहे हैं, क्या नहीं खा रहे, अपार्ट फ्रॉम घर में उनको क्या क्या मिल रहा है। उसके अलावा कितनी शुगर एक बच्चे को दी जानी चाहिए?
देखिए, अगर हम बात करें इस समय, तो जितने भी जंक फूड हैं, जितने भी एनर्जी ड्रिंक्स हैं, जितने भी फ्रूट्स हैं, जूसेस, जितने भी आर्टिफिशियल जो एडेड शुगर एड आती है, इसमें ऐड होती है जूसेस में या ड्रिंक्स में, वो सारी कहीं ना कहीं हमारे बच्चों के हेल्थ के लिए हानिकारक है। अगर बात करें कितना शुगर देना चाहिए, तो आइडली बिल्कुल नहीं देनी चाहिए। नो एडेड शुगर टिल 2 years ऑफ द एज। उसमें क्या, जितना हम लोग मिल्क है, जितने ऑलरेडी उसमें नेचुरल शुगर होती है, इवन जितने फ्रूट्स होते हैं उन सब में नेचुरल शुगर होती है। और जब हम बात करते हैं ऊपर से शुगर ऐड करने की, तो हम कुछ एडेड शुगर बोलते हैं। तो इवन बच्चों ने, एडल्ट्स में भी एडेड शुगर को हम सबको अवॉइड करना चाहिए, बिकॉज आइडली रिकमेंडेड नहीं है और बहुत सारे लोगों ने छोड़ भी दिया है। और इसमें भी बहुत तरह की रिफाइंड शुगर आने लग गई है, तो रिफाइंड शुगर और ज्यादा हानिकारक है। तो इसलिए शुगर की बात करें तो डेफिनेटली एडेड शुगर शुड बी आउट ऑफ अवर डाइट, एडेड सॉल्ट शुड बी आउट ऑफ अवर डाइट, चाहे बच्चे और बड़े दोनों के लिए। तो इतनी सारी जो क्रॉनिक डिजीज है, जैसे ओबेसिटी है, मोटापा है, मोटापे से लिंक डायबिटीज, टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटिस टाइप बच्चों में बहुत कॉमन हो गई। एडोलेसेंस में हर 5वां बच्चा दुनिया का जो डायबिटीज का शिकार वो इंडिया में रहता है। इंडिया एडल्ट्स में डायबिटीज की कैपिटल बनती जा रही है। लेकिन डॉक्टर साहब, ये बात तो अमेरिका में, देखिए बाइडेन सरकार को इस पर फैसला लेना पड़ा, उनको ये स्टेप उठाना पड़ा है कि हम स्कूलों में बच्चों को जो खाना दे रहे हैं उसमें से हम रिफाइंड और एडेड शुगर को माइनस करेंगे, और साथ ही साथ सोडियम की मात्रा को भी कम करने की बात है। बिल्कुल ठीक करें, बिकॉज हम सबको बैक टू बेसिक्स जाना पड़ेगा। जिस तरह की हमारी हेल्थ है, ह्यूमन बीइंग जिस तरह से डिजाइंड हुए हैं, उनके लिए एडेड शुगर और एडेड सॉल्ट की जरूरत नहीं थी। ये बाद में टेस्ट डेवलप करने के लिए चीजें ऐड करी गई, और बाद में कुछ कंपनियों ने जिनको अपने एनर्जी ड्रिंक या इनको जूसेस हैं या कोल्ड ड्रिंक्स हैं या जंक फूड है, इसको प्रमोट करना, उसके लिए एडेड शुगर, एडेड सॉल्ट, इवन एडेड बहुत सारे जो फैट कंटेंट है वो बढ़ा दिया गया है, सिर्फ टेस्ट को इंप्रूव करने के, सो दैट की मार्केटिंग स्ट्रेटेजी अच्छी हो जाए और लोग एडिक्ट होने लगे, बच्चे खास करके एडिक्ट हो जा रहे हैं। बिकॉज एनर्जी, जितनी भी जो शुगर जो है वो किक देती है, इंस्टेंट एनर्जी देती है, जिसकी वजह से बच्चों को अच्छा लगता है और कहीं ना कहीं दोबारा उसको बार बार ड्रिंक को पीना चाहते हैं। तो अगर आपको अपने बच्चों को मोटापे से बचाना है, फ्यूचर में डायबिटीज ना हो इससे बचाना है, उनको हाइपरटेंशन है, हाई ब्लड प्रेशर ना हो, कार्डिक प्रॉब्लम ना हो, हार्ट की प्रॉब्लम ना हो, उनका ट्राइग्लिसराइड लेवल और कोलेस्ट्रॉल लेवल कंट्रोल्ड है, डेंटल कैरीज ना हो, आज के जितने भी शुगर कंटेंट आ रहे हैं, जितने भी हाई कंटेंट। जी डॉक्टर साहब, क्या क्या इससे बीमारियां हो सकती है, डॉक्टर साहब आगे चर्चा करेंगे, लेकिन डॉक्टर गीतिका जरा ये समझाइए, बच्चों के लिए खास तौर पर, स्पेसिफिकली मैं बच्चों की बात करूंगी, कितनी मात्रा में शुगर बच्चे इनटेक ले लेते हैं जो नॉर्मल खाना पूरे दिन में खाते हैं, और एडेड शुगर की मात्रा कितनी ज्यादा हो जाती है, किस किस फॉर्म में होती है? एडेड शुगर की मात्रा की अगर हम बात करें तो प्रोसेस्ड फूड्स में बहुत ज्यादा एडेड शुगर है। ब्रेड्स, पास्तास, पिज्जास, उनके अंदर हिडन शुगर होती है। जब बच्चे टोमेटो केचप बहुत खुश होकर खाते हैं, उनके अंदर बहुत हिडन शुगर होती है। तो हमें वी हैव टू टीच द पेरेंट्स, हमें मदर्स को टीच करना है, और मदर्स को आइडल बन के अपने बच्चों के सामने बैठना पड़ेगा, और हमें उनका फॉर्म ऑफ ईटिंग चेंज करना है। जैसे अगर बच्चों को पास्ता खाना है तो हम होल व्हीट पास्ता खिला सकते हैं, अगर उनको ब्रेड्स खाना है तो हम उनको होल व्हीट ब्रेड। लेकिन डॉक्टर साहब, व्हीट में भी तो कहा जाता है कि शुगर होती है। आई अग्री विद यू। उसके अंदर हम ग्लूटेन फ्री ब्रेड्स यूज कर सकते हैं, और अगर हम चाहें तो हम ब्रेड्स को बिना सॉल्ट या कम सॉल्ट और कम शुगर की घर में भी बेक कर सकते हैं। और अगर हम वो भी अवॉइड करना चाहें तो हम बच्चों को दूसरे फॉर्म्स दे सकते हैं, जैसे हम उनको इडलीज, डोसा, क्योंकि आजकल प्रोबायोटिक्स की जैसे हम बात करते हैं, गट फ्रेंडली फूड्स एंड ऑल दैट स्टफ, तो हम प्रोबायोटिक्स के लिए इडली, डोसा ऐड कर सकते हैं। आप वेजिटेबल पुलाव ऐड कर सकते हैं डाइट में, हम स्मूदीज ऐड कर सकते हैं डाइट में। तो उस केस में हम जो एडेड शुगर का जो इनटेक है, हम उसको कंपेंसेट कर सकते हैं जैगरी पाउडर या जो धागे वाली मिश्री होती है उसके साथ हम उसको कंपेंसेट करते हैं, इंस्टेड ऑफ गिविंग देम वाइट रिफाइंड। अच्छा, अब यहाँ पे जैगरी पाउडर का भी जिक्र कर लेते हैं, क्योंकि आपने जैगरी पाउडर की बात की है। क्या जैगरी पाउडर में कंटेंट बहुत कम होता है? क्या हम ये कहें कि इट इज वेरी गुड फॉर हेल्थ, या फिर इसकी भी कोई एक नियमित मात्रा है जो हमें कंज्यूम करना चाहिए? नवजोत, जो व्हाइट शुगर होती है वो प्रोसेस्ड है। जो जैगरी पाउडर है उसके अंदर आयरन है, उसके अंदर बहुत ज्यादा बेनिफिट्स हैं। जैगरी पाउडर ले सकते हैं, वो सेफ है बच्चों के लिए, वो हेल्दी है, पर उसके अंदर भी हमें पोषण कंट्रोल करना पड़ेगा, हम उनको एक्सेस नहीं दे सकते हैं। बेस्ट है कि नेचुरल फ्रूट्स खाएं बच्चे, नेचुरल फ्रूट्स के जूसेस पिएं, नारियल पानी के अंदर वो नेचुरल स्मूदी लें, जैसे बनाना, पीनट बटर, ओट्स डाल के हम नेचुरल स्मूदीज बनाकर दें बच्चों को। तो इस तरह से हम उनका जो शुगर है वो कंपेंसेट कर सकते हैं। बिल्कुल। डॉक्टर ईशी, सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर आजकल जो पेरेंट्स के सामने होता है वो यही होता है कि हमारा बच्चा कुछ खाता नहीं है, वो वही खाता है जो उसका मन करता है, और इसीलिए हमें उसके मन के हिसाब से खिलाना पड़ता है। और दूसरी चीज ये कि बस वो खा ले,
किसी तरीके से वो खा ले, कुछ भी खा ले, ये स्थिति है इस वक्त पेरेंट्स की। डॉक्टर ईशी खोसला जी। आपने बिल्कुल सही कहा कि पेरेंट्स जनरली यही कहते हैं कि बच्चा नहीं खाता, या हम उन पे बच्चों के ऊपर दोष डालते हैं। बट जो आपको अगर ईटिंग बिहेवियर समझना है तो ये समझेंगे कि कुछ ऐसी चीजें हैं जो अगर हम लोग खाते हैं, चाहे बच्चे हो चाहे अडल्ट हो, उनमें एक एडिक्टिव नेचर होती है। पर्टिकुलरली जो शुगर की हम बात कर रहे हैं आज, तो शुगर में भी एक बहुत ज्यादा एडिक्टिव कंपोनेंट है जो एक लिटरली ड्रग की तरह काम करता है। आपकी ब्रेन को रिवॉर्ड सिस्टम, प्लेजर सिस्टम जो होता है वो एक्टिवेट करता है, जिससे आपको बार बार और चाहिए होता है। तो इसलिए अगर हमको अपने बच्चों का ईटिंग बिहेवियर ठीक करना है तो जो फूड्स एडिक्टिव कंपोनेंट्स के साथ हैं उनको हमने कम करना है। और इसीलिए सारी जो हमारे रेगुलेटरी एफर्ट्स हैं वो आजकल शुगर के ऊपर फोकस कर रहे हैं। चीनी कम करी जाए। चीनी अपने आप में कोई जहर नहीं है, लेकिन उसको अगर कंट्रोल मात्रा में ली जाए तो ठीक है। और उसके साथ साथ एक पूरा इकोसिस्टम, खाली एक चीज के पीछे अगर हम पड़ेंगे तो वो सक्सेसफुल नहीं होगा। बाकी और क्या हम खा रहे हैं, आर वी ईटिंग इनफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, आर वी ईटिंग इनफ गुड फैट्स, आर वी ईटिंग द फाइबर एंड द प्रोटेक्टिव कंपोनेंट्स, जो हमारी प्रीबायोटिक्स प्रोबायोटिक्स की बात अभी करी। जब हमारी डाइट में ये सब कंपोनेंट्स एडिक्वेट मात्रा में जाएंगे तो जाहिर है कि बच्चे का भी और बड़ों का भी एक पैलेट अपने आप चेंज होता है। डॉक्टर साहब, आपने यहाँ पर शुगर में आपने बताया कि किस तरीके से कंटेंट है जो बच्चों के माइंड को एक तरीके से एडिक्शन की तरफ लेकर जाता है। कहा यह जाता है कि जो हम खाते हैं उससे हमारे विचार भी बनते हैं और वो हमारी मानसिकता पर असर डालता है। एक्सेस शुगर या बैलेंस शुगर से कहीं एक थोड़ी ज्यादा शुगर हो जाए, फॉर दैट मैटर मैं यहाँ पर सोडियम को भी ऐड ऑन कर लेती हूँ, नमक और चीनी, क्योंकि जो बात हो रही है वो ये हो रही है कि नमक की मात्रा भी बहुत ज्यादा हो रही है, क्योंकि आजकल बच्चे एडेड नमक भी खा रहे हैं। अपार्ट फ्रॉम जो खाना खाते हैं उसको छोड़ दीजिए, उनके हाथों में कभी चिप्स का पैकेट होगा, कभी फ्राइज होंगे, ऐसी चीजें रहती हैं, तो वो एडेड नमक और सॉल्ट के कंटेंट ज्यादा हो जाता है। ये कितना बुरा असर डालता है दोनों चीजों पर डॉक्टर साहब? डॉक्टर ईशी, सॉल्ट शुगर दोनों पे बात करेंगे। जी जी जी, बिल्कुल। ये चीजें दोनों हमारी प्रोसेस्ड फूड में बहुत एक्सेस में आती हैं। तो इसलिए जो बाहर का खाना है, जैसे आपने बोला चिप्स है या उसके जैसे प्रोसेस स्नैक्स हैं पैकेट वाले, उन सब में न केवल सॉल्ट की एक इशू है, एक सोडियम की भी इशू है, जो आता है थ्रू फ्लेवर एनहेंसर्स एंड टेस्ट एनहेंसर्स, जो प्रिजर्वेटिव्स के थ्रू आता है। तो ये जो टेस्ट एनहेंसर्स हैं ये भी सब सोडियम बेस्ड होते हैं और इनमें भी एडिक्टिव कंपोनेंट्स होते हैं जो हमारे पैलेट को एक एक्साइट करते हैं टू ईट मोर एंड मोर। आपको पता होगा कि कभी भी एक पैकेट आप खोलते हैं प्रोसेस्ड फूड का तो वो फिर खत्म करके ही आप छोड़ते हैं और आपको एक नीड हो जाती है उसको और रेगुलरली खाने की। तो ये जो बाहर का खाना है, जो हमारी इंडस्ट्री प्रोड्यूस्ड खाना है, उसको भी हमको सेव करना है। और चाहे वो शुगर है, चाहे वो और चीजें हैं, नमक वाली चीजें हैं, उन सब में रेगुलेशन जरूरी है कि क्या हम एडिटिव्स उसमें ऐड कर रहे हैं, उसको मिनिमली प्रोसेस करें, उसमें ये एडिशंस ना करें, जिससे हमारी बच्चों की और एडल्ट्स की भी ईटिंग बिहेवियर और पैटर्न्स ठीक रहे और हमको टेस्ट भी मिले और हेल्थ पर नुकसान ना हो। और इससे क्या असर होगा हेल्थ पर, वो तो डॉक्टर साहब ने, डॉक्टर गुप्ता ने बताया था। डॉक्टर शिवानी, आपको इंक्लूड करना चाहूंगी। हालांकि देखिए, हमारा ईटिंग बिहेवियर, ईटिंग हैबिट्स चेंज हो सकते हैं, लेकिन ईटिंग बिहेवियर हमारे ज्योग्राफिकल कंडीशंस पे डिपेंड करता है कि हम कहाँ रहते हैं, किस कोने में रहते हैं, धरती की कौन सी जगह पर रहते हैं। आप उस हिसाब से चूज करते हैं कि आप क्या खाएंगे, चाहे आप वेजिटेरियन खाएं या नॉन वेजिटेरियन खाएं, किसी भी तरह का खाना अगर आप खाएं। लेकिन एक चीज और है जो बाइडेन सरकार की तरफ से कही गई, वो ये कही गई है कि शाकाहार पर वो ज्यादा जोर दे रहे हैं। हालांकि सबकी अपनी अपनी चॉइस होती है। यहाँ पर ये सवाल करने का मकसद मेरा ये नहीं है कि आप शुद्ध शाकाहारी हो जाइए या कोई नॉन वेजिटेरियन छोड़ दे, लेकिन फिर भी मैं इस पर हम चर्चा करना चाहेंगे कि क्यों इस पर ज्यादा फोकस किया जाता है। जी, ये बहुत ही अच्छा आपने सवाल रखा, क्योंकि आयुर्वेद के हिसाब से भी अगर हम सिद्धांतों की भी बात करें तो आयुर्वेद के सिद्धांत को जब हम देखते हैं तो ये कहा जाता है कि जैसे ऋतुओं के हिसाब से जो हमारी दिनचर्या या जो सीजनल रेजिम है उस पर बहुत सारा जोर दिया गया है। तो जब सीजनल रेजिम की बात करते हैं तो वहां पे क्या है कि जैसे आपने देखा होगा डिफरेंट सीजन में आपको डिफरेंट वेजिटेबल्स मिलेंगी।
ठीक है। तो वेजिटेबल्स जब डिफरेंट मिलेगी तो हमारी बॉडी उस तरह की वेजिटेबल्स को लेने के लिए, डाइजेस्ट करने के लिए उस सीजन में प्रिपेयर होती है। जबकि नॉनवेज फूड के साथ ऐसा नहीं है। नॉनवेज फूड पूरे ईयर आपको अवेलेबल रहेगा, लेकिन जो वेजिटेबल्स है अगर आज के टाइम पे अवेलेबल होती हैं, बट अगर हम सीजनल वेजिटेबल्स को देखें तो आज भी हम कहते हैं कि जैसे वाटरमेलन है, वो हमें समर्स में इजीली अवेलेबल है। इट मीन्स इट इज ग्रोइंग अबेंडेंटली इन द समर्स, तो हमको समर में उसका यूज करना है। विंटर्स में अगर हम वाटरमेलन खाएंगे तो हमें वो डाइजेस्ट प्रॉपरली नहीं होगा। तो हमें हमेशा अपनी जो प्रकृति है, जो हमारा इन्वायरमेंट है, और उसके हिसाब से ही डाइट अगर हमने लेनी है तो हम हमेशा स्वस्थ रहेंगे। और इसके लिए शाकाहारी भोजन ही सबसे उपयुक्त होगा, क्योंकि हमारा जो प्रकृति है हमें सीजन के हिसाब से ही फ्रूट्स या वेजिटेबल्स, लेकिन वो भी डॉक्टर साहब उसी कंडीशन पे डिपेंड होगा ना कि आप कौन सी ज्योग्राफिकल कंडीशन कैसी है, आप कहाँ पर रह रहे हैं। अब आप रशिया के रिमोट वाले एरिया में चले जाएं जहां बर्फ ही बर्फ होती है, वहां पर तो कुछ आपको शाकाहारी मिल ही नहीं पाएगा। तो ये उस पर भी डिपेंड करता है जी। लेकिन कंपैरेटिवली अगर हम बात करें तो आप क्या कहेंगे इसको लेकर? जी, मैं इसको बिल्कुल रखूंगी, क्योंकि एक और प्रिंसिपल है, मैं जो भी बात करूंगी वो सिद्धांतों पे ही करूंगी। तो ये एक और प्रिंसिपल है कि आप जहां रहते हैं, आप जहां के रहने वाले हैं, जहां पैदा हुए, उसके हिसाब से आपकी बॉडी होती है। जैसे आपने भी रशिया की बात की, फूड हैबिट्स वहां के रहने वाले लोगों के लिए बिल्कुल ठीक है, उनको वो डाइजेस्ट हो जाएगा। लेकिन अगर वही फूड हैबिट, जैसे हमारे ज्यादा शुगर और ये सब चीजें, प्रोसेस्ड फूड, इंडियन कल्चर में प्रोसेस्ड फूड बहुत ज्यादा नहीं था, या बेकरी फूड्स, लेकिन अभी बहुत ज्यादा इन हो गया है, तो हमारी बॉडी उसके लिए अच्छी एडेप्ट नहीं है, तो हमें उसको कम यूज करना चाहिए। ये बिल्कुल सही है कि जहां हम रहते हैं वहां पे जो उगता है वही हमारे लिए बेस्ट होता है। जहां चावल उगेगा उसके लिए चावल अच्छा है, जहां गेहूं उगता है वहां गेहूं अच्छा है। ये बिल्कुल सही बात है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, मैं कलर्स पे बहुत इंपॉर्टेंट चाहूंगी कि जब हम वेजिटेबल्स को देखते हैं तो डिफरेंट कलर्स, या फ्रूट्स में भी डिफरेंट कलर्स होते हैं, तो वहां पे जब कलर डिफरेंट होता है तो विटामिन और मिनरल्स भी डिफरेंट होते हैं। तो जब हम डिफरेंट कलर्स के फूड आइटम्स को, जो कि मेनली हमें शाकाहार भोजन में मिलते हैं, उनको लेंगे तो हमारी बॉडी को न्यूट्रिएंट प्रोफाइल बहुत अच्छा मिलेगा। ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है। दूसरा, फूड जब हम लेंगे तो अगर हमने वेजिटेबल्स ली तो जो टेस्ट होता है ना, तो आयुर्वेद के हिसाब से 6 टेस्ट बताए गए। मधुरम, लवण मीन स्वीट, सॉल्ट और बिटर। लेकिन जब हम मीट लेते हैं या फिर जो नॉनवेज डाइट लेते हैं, इट इज ओनली हैविंग द स्वीट टेस्ट। ठीक है, तो वहां पे हमारा जो रसों वाला कंसेप्ट है वो भी नहीं हो पाता। इट मीन्स अपनी बॉडी को हम एक ही जैसी चीज दे रहे हैं जो हमारी बॉडी के लिए लॉन्ग टर्म में अच्छी नहीं होगी। तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है कि हम वेजिटेरियन डाइट को अपनी इसमें थोड़ा ज्यादा बढ़ा लें, वो हमारे लिए इन लॉन्ग रन अच्छा होगा। मेलिग्नेंसी या कोलोरेक्टल कैंसर्स, वो भी उन लोगों में कम होते हैं। दूसरा, फाइबर्स, जो कि हमें वेजिटेरियन डाइट में बहुत ज्यादा मिलते हैं, तो हमें वहां फाइबर मिलेंगे। और जो नॉनवेज डाइट है वो मेनली प्रोटीन है, जिसमें फाइबर्स बहुत कम होते हैं। तो जो कॉन्स्टिपेशन या जो एब्डोमिनल प्रॉब्लम्स होती हैं वो भी वहां पे होने का ज्यादा संभावना है। बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी बात की, क्योंकि फाइबर कंटेंट अगर ज्यादा होगा तो जाहिर सी बात है कि आप जो हार्ड डाइट ले रहे हैं, जिसमें आप नॉनवेज डाइट की बात करेंगे, वो आपके स्टमक पर कहीं ना कहीं असर डालेगी, और स्टमक के लिए फाइबर कंटेंट बहुत जरूरी होता है। लेकिन डॉक्टर गुप्ता, आप ही के पास आते हुए, बच्चे ग्रोइंग एज में हैं, उनको क्या देना है क्या नहीं देना, ये बहुत हद तक पेरेंट्स पर डिपेंड करता है, और उनका टेस्ट किस तरीके से डेवलप करना है। पहला सवाल ये कि वो किस उम्र से शुरू किया जाए, क्योंकि कहा जाता है कि जितनी जल्दी आप एक बच्चे का टेस्ट किसी एक पर्टिकुलर चीज पर डेवलप कर देंगे, उसका टेस्ट बड्स बिल्कुल वैसे बन जाते हैं। दूसरा अहम सवाल ये है कि कैसे खाना बच्चे के बिहेवियर को बदलता है और कैसे उसकी मानसिकता पर असर डालता है। लेकिन अब तो बहुत अच्छा सवाल है आपका। अगर हम बच्चों की बात करते हैं कब बच्चों को खाना इंट्रोड्यूस करना चाहिए, तो बिल्कुल सही है। एक तो 6 महीने तक, 0 से 6 महीने तक बिल्कुल एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग बोलते हैं, कि सिर्फ मदर का मिल्क सबसे अच्छा होता है, उसके अलावा कुछ और नहीं देना चाहिए। इवन पानी भी नहीं देना चाहिए, पानी भी बच्चा उसी मिल्क से ही लेता है। 6 महीने बाद हम बच्चों को जो मदर का मिल्क है वो पूरा नहीं पड़ता, उसमें जो ग्रोथ है उसके लिए हमें सप्लीमेंट्री फूड चाहिए होते हैं, जिसको हम कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग बोलते हैं। तो कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग 6 महीने बाद शुरू करनी चाहिए। लेकिन होता क्या है हमारे कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग में, आइडियली क्या करना चाहिए, जो घर के अंदर बना हुआ खाना है, जैसे खिचड़ी है, दलिया है, दाल चावल को मैश कर दिया है, केले को मैश कर दिया है, एप्पल को उबाल के मैश कर दिया है, या खीर बना दी, या सूजी का हलवा बना दिया, उसको दूध में डाल के मैश कर दिया। तो इस तरह की चीजें स्टार्ट करनी चाहिए। तो स्टार्ट कैसे करना चाहिए कि पहले एक टाइम पे हम एक चीज इंट्रोड्यूस करते हैं, जब बच्चे का टेस्ट डेवलप हो जाता है उसके बाद दूसरी चीज इंट्रोड्यूस करते हैं, फिर 15-20 दिन बाद तीसरी चीज इंट्रोड्यूस करते हैं, और इस तरह से लगभग 4 से 6 मील हमें उसको देने चाहिए बच्चों को, स्मॉल मील और 2 मेजर मील देने चाहिए। होता क्या है कि बच्चे जो है एक बार टेस्ट डेवलप होता नहीं, बच्चे को खाते नहीं, वो मदर
बनाती, बड़े शौक से बनाती है, पूरा कटोरी बन के उसने हलवा बनाया, सूजी का खीर बनाई, बट उसने 1 चम्मच खाया, उसके बाद नहीं खाया। तो उसके बाद वो मदर जो है डिसअपॉइंटेड हो जाती है, उसकी वजह से वो क्या करती है, वो सेरेलैक पे और जो नैन 2 और इस तरह के जो बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जिनके हम लोग बात करते हैं जो बच्चों के लिए हेल्दी नहीं है, तो ऐसे जो आर्टिफिशियल या ऐसे जो कॉमर्शियल जो फार्मूला मिल्क है या फार्मूला जो सपोर्टिंग कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग प्रोडक्ट्स हैं, उनका इस्तेमाल शुरू हो जाता है, जो नहीं करना चाहिए। तो आइडली शुरुआत करनी चाहिए, सिंगल फूड से स्टार्ट करना चाहिए, मदर को पेशेंस रखना चाहिए, टेस्ट डेवलप करना चाहिए और धीरे धीरे नई चीजें ऐड करनी चाहिए। बिल्कुल। अब डॉक्टर साहब इसी के साथ अगले सवाल का भी जवाब दीजिए, क्योंकि मुझे ब्रेक के लिए जाना है, कि कैसे ये जो खाना है ये हमारी मानसिकता पर, हमारी बच्चों की, सबकी मानसिकता पर असर डाल रहा है। देखिए, खाने के डायरेक्ट लिंक है आपके बिहेवियरल और कॉग्निटिव इफेक्ट से। अगर हाई शुगर कंटेंट लेते हैं तो आपके ब्लड शुगर जो है फ्लक्चुएट करती है और वो आपके मूड स्विंग्स करती है, हाइपर एक्टिविटी लाएगी। बच्चे बहुत सारे अटेंशन डिफिसिट हाइपर कॉग्निटिव डिसऑर्डर के होते हैं, जिनको बोलते हैं एडीएचडी। तो अगर आप बहुत ज्यादा शुगर दे रहे हैं तो बच्चों को एडीएचडी होने की संभावना बढ़ जाती है। मूड स्विंग्स मतलब कभी डाउन कभी अप हो सकता है, पुअर कंसंट्रेशन हो सकती है, या उसकी जो परफॉर्मेंस है वो कम हो सकती है। इवन हाई शुगर कंटेंट कभी कभी कैविटीज कर देता है दांतों में, जिसकी वजह से कॉग्निटिव फंक्शन है, मतलब उसकी मेमोरी की क्षमता है, इंटेलिजेंस क्वेश्चन है, आईक्यू जिसको बोलते हैं हम लोग, या कंसंट्रेशन है, फोकस है, वो कम हो सकता है। कहीं ना कहीं बिल्कुल डायरेक्टली लिंक्ड है मेंटल हेल्थ है, बड़ों में भी बच्चों में भी। तो हमें हाई शुगर कंटेंट हो या इवन नॉन वेजिटेरियन फूड भी, बिकॉज वो डाइजेशन में थोड़ा मुश्किल होता है, टफ टू डाइजेस्ट, तो उसकी वजह फाइबर्स कम होते हैं, उसमें एंटीऑक्सीडेंट नहीं होते हैं, तो उसकी वजह से भी बहुत सारी गैस्ट्राइटिस होना, गैस बनना, कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपके ब्रेन को इफेक्ट करती है, आपकी डिस्टर्ब करती है। जी चलिए, ये सारी बातें तो हैं, लेकिन इसी के साथ साथ क्योंकि आज चर्चा बच्चों पर हो रही है, बच्चों को किस तरह का फूड दिया जाए, डॉक्टर साहब ने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर उठाई है कि अगर बच्चा शुगर कंटेंट ज्यादा लेता है तो कैसे हाइपर एक्टिव हो जाता है, कॉन्सेंट्रेशन नहीं होता बच्चे में। आर्टिफिशियल शुगर, रिफाइंड शुगर पर आजकल बच्चे पूरी तरह से डिपेंड हो गए हैं, वो उनके बिहेवियरल चेंज और दूसरी बीमारियों को कहीं ना कहीं न्योता दे रहा है। ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे कि किस तरीके से चीनी बच्चे के दिमाग पर असर डाल सकती है। डॉक्टर गीतिका, मैं आपके पास आना चाहूंगी। एक्सपेक्टिंग मदर्स को भी ये कहा जाता है कि आप बहुत बैलेंस्ड डाइट लीजिए। अगर एडेड शुगर, रिफाइंड शुगर या फिर पैकेज्ड फूड वो ज्यादा लेते हैं तो उसका असर कितना होता है बच्चे पर? जैसा कि डॉक्टर के गुप्ता ने बोला कि जो माइंड है और जो बॉडी होता है, जो गट और माइंड आपस में बहुत ज्यादा रिलेटेड होता है, और बच्चों में एडीएचडी की और कॉग्निटिव डेवलपमेंट डिलेड की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आ रही हैं। बच्चों में ग्रॉस मोटर डिले हो रहा है, स्पीच डिले हो रही है। दिस इज ऑल बिकॉज द मदर्स आर नॉट टेकिंग गुड डाइट। और आप मानेंगे नवजोत, मेरे पास इतनी कॉल्स आती हैं जिसमें मदर्स कहती हैं कि हमें वेट लॉस करना है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। सो वी नीड टू अंडरस्टैंड कि हमें अच्छा डाइट खाना है, हमें न्यूट्रिशियस खाना खाना है, हमें सब कुछ खाना है। सब कुछ का मतलब है उस डाइट ऐसी लीजिए कि जिसके अंदर शुगर लेवल कंट्रोल्ड हो, सॉल्ट का लेवल कंट्रोल्ड हो। हम ये नहीं कह रहे कि आपको खाना नहीं खाना है या आपको पैक्ड फूड अवॉइड करिए, प्रोसेस्ड फूड्स अवॉइड करिए, हेल्दी फूड्स खाइए, घर में ताजा खाना बना के खाइए। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि मदर जो होती है वो फाउंडेशन होती है अपने बच्चों के लिए। जो खाना माँ खाती है वही वो बच्चों को सिखाती है कि ये खाना है। एंड जेनेटिक टेस्टिंग, या अगर हम टेस्टिंग करवाते हैं तो जो पेरेंट्स को मेडिकल इश्यूज आते हैं वो ज्यादातर बच्चों को ट्रांसफर हो रहे हैं। तो मदर्स को बहुत अच्छा ईटिंग करना है ताकि वो अपने बच्चों को डायबिटीज से, ओबेसिटी से, जो लैक्टोज इंटॉलरेंस की इतनी सारी प्रॉब्लम्स आती हैं उनसे अवॉइड करवा पाए। गट इंटॉलरेंस इतना ज्यादा हो रहा है बच्चों को, उनको पता ही नहीं चलता है कि वो खाना खाते हैं और उनको रिफ्लक्स हो जाता है। उनसे नॉर्मल दूध नहीं पिया जा रहा, जैसे नॉर्मली बच्चों को दिया जाता है सुबह दूध का ग्लास पीने के लिए। तो मेरे पास इतनी कंप्लेन आती है कि दूध पी के नहीं जाता बच्चा। तो जब हमने उनको क्लोजली एग्जामिन किया तो पता चला कि बच्चा लैक्टोज इंटॉलरेंट था। तो हमने जब उसको एलमंड मिल्क में कन्वर्ट किया, सुबह बोला कि चलो आप दही के अंदर जैगरी पाउडर डाल के खा लो, तो इससे हो सकता है यू विल फील बेटर एंड द चाइल्ड वाज बेटर। ऑल बिकॉज की जो मदर ने अपनी प्रेगनेंसी में और अपने लैक्टेशन के टाइम पे जो डाइट ली है, दैट प्लेज अ वेरी मेजर रोल, उसका बहुत बड़ा असर होता है। बिल्कुल। डॉक्टर गीतिका, लौटती हूँ, डॉक्टर शिवानी को इंक्लूड करना चाहूंगी। दो सवाल बहुत अहम है, लेकिन पहला सवाल यहां से शुरुआत करूंगी कि अगर हम कहें कि वेज एंड नॉन वेज दोनों के अपने अपने फायदे, अपने अपने नुकसान है, इस पर आपकी क्या राय है? जी बिल्कुल, जहां तक मैं आयुर्वेद से जुड़ी हुई हूँ और आयुर्वेद के हिसाब से आपके सामने रखती हूँ कि जो वेज और नॉन वेज दोनों तरह की डाइट्स आयुर्वेद में बताई गई है। कहीं पर भी ये नहीं बताया गया कि आपको केवल नॉन वेज डाइट नहीं लेनी है या केवल वेज डाइट लेनी है।
अगर आप बहुत अच्छे आहार या जिसको आपको रोज लेना है, नित्य प्रति आहार जिसको कहा गया है, उसमें बताया गया है कि आपको मूंग की दाल, और जब स्वीट्स की बात हो रही तो हनी जो शहद है उसको हम रिप्लेस कर सकते हैं, उससे रिप्लेस कर सकते हैं हम अपनी रिफाइंड शुगर को, चीनी को। तो शहद को आपको लेना है, मूंग की दाल लेनी, रेड राइस बताया गया है कि वो आप अपने फूड में इंक्लूड करिए, आप आंवला इंक्लूड करिए। तो ऐसी चीजें इंक्लूड करने के साथ साथ ये भी बताया गया है कि जो मीट है, गोट मिल्क स्पेशली, और या फिर फिश है, वो आपको भी इंक्लूड करनी चाहिए, क्योंकि हर डाइट में कुछ ना कुछ प्लस माइनस होता है। अगर आप एनिमल डाइट देखें तो विटामिन B12, कुछ एसेंशियल अमीनो एसिड्स और फैटी एसिड्स जो हमारे लिए रिक्वायर्ड है, वो हमें एनिमल डाइट से मिलते हैं। तो जरूरी नहीं है कि हम एनिमल डाइट के नाम पे केवल फिश मटन ही खाएं, हम वहां पर मिल्क ले सकते हैं, एग ले सकते हैं, या घी ले सकते हैं, काउ घी, इट इज द बेस्ट थिंग। तो दोनों डाइट्स के अपने प्लस माइनस बिल्कुल होते हैं। बिल्कुल, दोनों डाइट्स के। जी बिल्कुल। मैं लौटती हूँ, डॉक्टर ईशी को एक बार इंक्लूड कर लूं और फिर आपके पास आऊंगी। डॉक्टर ईशी, हम यहाँ पर चर्चा यही कर रहे हैं क्योंकि डॉक्टर गुप्ता ने अच्छा पॉइंट ये बताया कि कैसे दिमाग पर असर, और अगर आजकल हम देखें स्पेशली आफ्टर कोविड जो बच्चों की हैबिट्स चेंज हुई हैं, उसमें बहुत ज्यादा ड्रास्टिक चेंज आया। पेडियाट्रिशियंस अक्सर इस बात को लेकर जूझ रहे हैं कि चाहे वो हाइपरटेंशन की बात हो, चाहे बात हो कि किस तरीके से इनअटेंटिव बच्चे हो गए, कंसंट्रेशन इशू बहुत ज्यादा बच्चों में आ गए हैं, ये प्रॉब्लम लगातार बढ़ती जा रही। क्या इसका सीधा कनेक्शन उनके खाने से है? 100% खाने से है, और अगर कॉज कोविड है या कुछ और है, कोविड की दवाइयां हैं, लेकिन उसका जो इलाज है वो हमारे खान पान में ही है। उसी को अगर हम बदलेंगे और इम्प्रूव करेंगे, और उसमें दो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं खाने में। एक तो शुगर है, और मतलब, और दूसरा जिसकी बात कर ही रहे हैं, दूसरा अनाज है। कौन सा हमारा अनाज क्या चॉइस है, वो सबसे बड़े महत्वपूर्ण फैक्टर्स हैं जो हमको परेशान कर रहे हैं, और जिसके वजह से हम उसका अगर सोल्यूशन करें तो हमारे हाथ में है। अनाज की चॉइस, जैसे आजकल मिलेट्स के ऊपर चर्चा है, मोटा अनाज पे चर्चा है, वो इसीलिए है क्योंकि कुछ अनाज, जैसे गेहूं की बात करी अभी किसी पैनलिस्ट ने, तो वो हमारी गट को डिस्टर्ब करते हैं। हमारे गट के जो फ्लोरा होते हैं, जो माइक्रोबायोम्स हैं, वो जो हमें कंट्रोल कर रहे हैं, वो डिस्टर्ब हो जाते हैं। उसकी वजह से हमको मेंटल फंक्शनैलिटी में, साइकोलॉजिकल हैप्पीनेस में डिस्टर्ब करते हैं। और वो हमारे को देख रहे हैं बच्चों में भी कि जैसे ADD है, ADHD है, फोकस प्रॉब्लम्स है, हाइपर एक्टिविटी है, डिप्रेशन है, बहुत ज्यादा किस्म की जो यंग एजेस में हम देख रहे हैं प्रॉब्लम्स बच्चों में आ रही है। ऑटिज्म है, वो भी बहुत बढ़ गया है, डेवलपमेंटल डिलेज है। तो ये इसकी जो जड़ है वो टू मच ऑफ शुगर एंड द रॉन्ग ग्रेन। अगर हमें अपने आप को ठीक करना है तो हमको अपना अनाज बदलना है और अपनी एक्सेसिव शुगर और प्रोसेस्ड फूड को एड्रेस करना है। बिल्कुल, आपने अनाज की यहाँ बात की तो डॉक्टर शिवानी को इंक्लूड कर लेते हैं साथ ही साथ। डॉक्टर शिवानी, हम मिलेट ईयर भी मना चुके हैं और पश्चिमी मुल्क भी अब मिलेट्स की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन एक चीज जो कॉमन नजर आई है वो ये है कि जब आप एकदम से रिप्लेस कर देते हैं आपने वीट या फिर राइस को मिलेट्स के साथ, तो कहीं ना कहीं लोगों में डाइजेस्टिव इश्यूज भी आ रहे हैं। बिल्कुल, जैसे हम मिलेट की तरफ बात तो करते हैं, हम किसी चीज को तुरंत अडॉप्ट कर लेते हैं, लेकिन हमको ये देखना चाहिए, जो सिद्धांत कहता है या जो प्रिंसिपल्स है वो ये कहते हैं, कभी भी आप किसी चीज को तुरंत ना तो छोड़े ना तुरंत लें। आप धीरे धीरे, जैसे सर ने भी बताया, कभी भी किसी चीज को इंक्लूड करना है तो आप धीरे धीरे उसकी मात्रा को बढ़ाएं। अचानक आपने अपने सारे गेहूं को अचानक रागी से या किसी और मिलेट से तुरंत रिप्लेस कर दिया तो आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसको प्रॉपर्ली डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा। तो आप थोड़ा थोड़ा ऐड करें, थोड़ा थोड़ा उसको बढ़ाएं, इस तरह से आप ऐड कर सकते हैं। एक साथ अगर आपने तुरंत छोड़ दिया तो बॉडी रिस्पॉन्ड नहीं करेगी अच्छे से। और मेनली जो मोटा अनाज जिसको हम कहते हैं मिलेट्स, ये हैवी टू डाइजेस्ट होते हैं, इसमें फाइबर्स बहुत ज्यादा है। तो अपने ये भी देखना है, अग्नि आयुर्वेद में बताया गया, यानी कि डाइजेस्टिव फायर, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपकी डाइजेस्टिव फायर अच्छी नहीं है और आपने मोटा अनाज ही केवल अपनी डाइट में ले लिया तो आपको डाइजेस्टिव इश्यूज होंगे, बहुत ज्यादा गैस फॉर्मेशन होगा, प्रॉपर डाइजेस्ट होगा नहीं, और आपको अनइजीनेस बनी रहेगी। तो ये इंपॉर्टेंट है कि हम किसी भी चीज को लें तो एक किसी से कंसल्ट जरूर करें कि यस ये मिलेट बिल्कुल अच्छा है, लेकिन क्या ये मेरे लिए अच्छा है, क्योंकि आयुर्वेद बहुत ज्यादा पर्सनलाइज्ड होता है, तो इसलिए हर मिलेट सबके लिए अच्छा नहीं है। बिल्कुल, हाँ, आप कंसल्ट इस पर हम हाँ,
इस पर हम डॉक्टर गीतिका की राय जरूर लेंगे, लेकिन उससे पहले डॉक्टर गुप्ता को इंक्लूड करते हैं। और डॉक्टर गुप्ता, कैसे ईटिंग हैबिट्स चेंज की जाए? देखिए, अभी तक तो जो सिचुएशन है, आप सोचिए कि सिचुएशन कितनी क्रिटिकल होगी कि अमेरिका की सरकार को यह फैसला लेना पड़ रहा है कि हम 2027 का टारगेट रखते हैं कि कैसे बच्चों के खाने से हम शुगर कंटेंट, आर्टिफिशियल शुगर, रिफाइंड शुगर को कम कर देंगे। कोशिश ये की जाएगी कि ज्यादा वेजिटेरियन की तरफ बच्चे बढ़े। नवजोत, पहले तो मैं ऐड करना चाहूंगा, जो आपने बड़ा अच्छा एक क्वेश्चन पूछा था कि मदर्स जो प्रेग्नेंट हैं उन पे अगर वो हाई शुगर कंटेंट लेते हैं, प्रोसेस्ड फूड लेते हैं, तो क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं। तो पहली बात, उनमें जेस्टेशनल डायबिटीज बहुत कॉमन होती है। मदर प्रेगनेंसी के समय जो डायबिटीज होती है उसको हम जेस्टेशनल डायबिटीज बोलते हैं। अगर वो हाई शुगर ले रहे हैं, प्रोसेस्ड फूड ले रहे हैं, उससे बढ़ जाती है चांसेस। ओबेसिटी हो सकती है, वेट गेन बढ़ सकता है उनका, और प्रीमेच्योर डिलीवरी हो सकती है। बच्चे का बर्थ वेट बहुत हाई हो सकता है, 4 किलो 5 किलो तक बच्चे हो जाते हैं, और उसकी वजह से बच्चों में रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम, हाइपोग्लाइसीमिया, जॉन्डिस, सेप्टिसीमिया, फीडिंग इंटॉलरेंस, ऐसे बहुत सारे सिम्टम्स आ सकते हैं। और उसको कहीं ना कहीं पेरेंट्स ये कह देते हैं कि ये हेल्दी बेबी है, वेट ज्यादा है तो ये हेल्दी बेबी है। और न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी हो सकती है, फॉलिक एसिड है, आयरन है, कैल्शियम, इवन हार्ट वन और इंडाइजेशन की प्रॉब्लम हो सकती है। और एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जो फीटल ब्रेन डेवलपमेंट है। ऐसी कुछ स्टडीज हुई है, उसमें देखा गया कि हाई इंटेक ऑफ शुगर और प्रोसेस्ड फूड अगर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी लिया जा रहा है तो डेवलपिंग ब्रेन पे इसके प्रतिकूल प्रभाव पड़ते हैं, मतलब बुरा प्रभाव पड़ता है, जिसकी वजह से फ्यूचर में बच्चों को बिहेवियरल डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, कॉग्निटिव इश्यूज हो सकते हैं, जैसा मैंने अभी डिस्कस किया था। मूड स्विंग्स मदर्स को भी हो सकते हैं और उसके से बच्चों को फ्यूचर में हो सकते हैं। तो कहीं ना कहीं फूड जो प्रोसेस्ड फूड है या हाई शुगर कंटेंट फूड है, मदर्स के लिए भी अच्छा नहीं है। जब आप बात कर रहे हो कैसे कल्चर क्रिएट किया जाए, तो कल्चर के लिए एक घर के अंदर विल पावर चाहिए। जो हेड ऑफ द फैमिली है, जो पेरेंट्स हैं, उनको कहीं ना कहीं से अच्छी आदतों का स्टार्ट खुद करना पड़ेगा। बच्चों के साथ बैठ के खाना खाएं, ब्रेकफास्ट लंच डिनर 3 मील होते हैं, कम से कम कोशिश करें 2 मील बच्चों के साथ लें। और स्कूल्स में भी आजकल हेल्दी फूड्स की हैबिट डालनी चाहिए। घर में बच्चा जो टिफिन लेके जा रहा है उसमें हेल्दी फूड दें, बताएं उनको बेनिफिट्स क्या है। और जितने भी, मैं फिर बोल रहा हूँ, आजकल आपने देखे बहुत सारी फूड्स की कैटेगरी ऐसी है जो कमर्शियल मार्केट में अवेलेबल है, जिनको हेल्दी ड्रिंक्स या हेल्दी फूड बोला जा रहा है। वो गलत है, वो भ्रम फैला रहे हैं। ऐसे प्रोडक्ट्स जो हेल्दी नहीं है और हेल्दी के नाम पे प्रमोट किया जा रहा है, चाहे वो प्रिंट मीडिया पे हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे हो या किसी भी मीडिया पे हो, उनको बंद करना चाहिए। और जो हमारे गाइडलाइंस है हेल्थ मिनिस्ट्री की, उनको स्ट्रिक्ट होनी चाहिए कि कौन सा हेल्दी। इस पर तो डॉक्टर साहब हम हर दिन चर्चा कर रहे हैं, कम से कम हफ्ते में 3 दिन हम हेल्थ को लेकर ही बातचीत करते हैं और सबसे ज्यादा फोकस बच्चों पर ही रहता है। डॉक्टर गीतिका, मैं आपके पास आती हूँ। सीधा डॉक्टर शिवानी की बात को ही आगे बढ़ाते हुए, जब हम हेल्दी डाइट की बात करते हैं, चाहे बड़े हों या छोटे हों, हम मोटे अनाज की तरफ जाते हैं, लेकिन क्या असली तरीका है? क्योंकि देखिए, हम भारत में रहते हैं, हम खुद गेहूं खा के, वीट और चावल खा के हम बड़े हुए हैं। एकदम से हम उसको अगर मोटे अनाज के साथ रिप्लेस कर दें, हालांकि बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहां अभी भी मोटा अनाज कंज्यूम किया जाता है, लेकिन नो डाउट कि वो बहुत अच्छा है। पहली बात, क्या रिप्लेसमेंट सही है? दूसरी बात, किस तरीके से हो? तीसरी बात, बच्चों में ये किस तरीके से ऐड किया जा सकता है, और उसका एज ग्रुप भी? जैसे कि हमने मोटा अनाज की बात करी, मोटा अनाज में बहुत सारा फाइबर होता है, काफी न्यूट्रिटिव वैल्यू हाई होती है। बट एक तो बच्चे स्वाद के लिए बहुत ज्यादा फिनिकी होते हैं, वो हर चीज नहीं खाना पसंद करते। तो हमें कुछ भी इंट्रोड्यूस करना है, नॉट ओनली फॉर किड्स, अगेन इट हैज टू बी ऑन द टेबल, एक कॉमन टेबल पे बैठेंगे। और अगर हमने मोटा अनाज इंट्रोड्यूस करना है, या सपोज हमने रागी का आटा इंट्रोड्यूस करना है, या कोडो का आटा इंट्रोड्यूस करना है, या पर्ल मिलेट इंट्रोड्यूस करना है, हम उसको बच्चों को कभी भी किसी भी फॉर्म में देंगे, या कोई भी किसी भी फॉर्म में खाएगा। हम उसको चुकंदर में उसका आटा गूंद सकते हैं, या हम उसको घिया में उसका आटा गूंद सकते हैं, मेथी का उसका आटा गूंद सकते हैं, दाल का उसका आटा गूंद करके इस तरह से दे सकते हैं। एंड जैसे हम रागी पॉरेज की बात करते हैं, रागी पॉरेज हम छोटे बच्चों को दे सकते हैं। बट अगर हम बड़े बच्चों की बात करें या हम सीनियर्स की बात करें, उनके लिए फिर हम रागी के पैनकेक्स, रागी की रोटी, रागी की इडली, रागी का डोसा, क्योंकि वो कैल्शियम रिच, आयरन रिच है, उसके अंदर काफी बेनिफिट्स हैं, तो हम इनको वेरिएंट करके ऐड करके दे सकते हैं। बट डेफिनेटली हम कुछ भी इंट्रोड्यूस करेंगे, आई एग्री विद डॉक्टर शिवानी, हमें उसको वी हैव टू इंट्रोड्यूस इट ग्रेजुअली एंड स्लोली। बिल्कुल, धीरे धीरे और सही तरीके से रिप्लेसमेंट होना चाहिए। डॉक्टर ईशी, मैं आपसे भी जानना चाहूंगी, एक आइडियल डाइट बच्चे की क्या होनी चाहिए? क्या चीजें ऐड ऑन करें और क्या चीजें माइनस कर दें? मैं इसमें वेज नॉन वेज दोनों की बात करूंगी, क्योंकि जो डिसीजन लिया गया है वो वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन को लेकर लिया गया है। और वापस से वही बात कहूंगी कि ऑल इट डिपेंड्स ऑन द ज्योग्राफिकल कंडीशन, आप कहां पर किस तरीके से रह रहे हैं, आपको कौन सा फूड अवेलेबल है। डॉक्टर ईशी जी बिल्कुल, इसमें जो एक हमारी रिप्रेजेंटेटिव प्लेट है जिसको बोलते हैं हाफ प्लेट रूल में क्या होता है कि आपकी आधी प्लेट में फल या सब्जी हो और बाकी चीजें
उसमें बटी हो इक्वल हिस्से में, जो उसमें प्रोटीन भी आए, अनाज भी आए, और भी अगर डेयरी है तो वो भी आए। तो जो भी आपकी प्लेट है उसमें जो मेन चीज है, द क्राइटेरिया ऑफ अ हेल्दी डाइट इज एटलीस्ट हाफ योर प्लेट शुड बी फुल ऑफ वेजिटेबल्स and fruits, and vegetable and fruits also, or what we call the rainbow colored, brightly colored fruits and vegetables. तो दो प्रिंसिपल्स हमने बोले, एक तो रेनबो डाइट और एक हाफ प्लेट रूल। अगर बच्चों में हम जैसे सरकार ने भी वही फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को पर फोकस डाला है, तो यही मतलब है कि एम करें कि हमारे पास कम से कम 7 जो रंग हैं वो दिन में आए, और या तो एवरेज वीक में हमारे पास आए, और वो हमारे जो एक फाउंडेशन जो है खाने की उसी से बने, बाकी चीजें उसमें बटी रहें, चाहे वो प्रोटीन्स हैं चाहे वो अनाज है। सो दिस इज अ वेरी सिंपल रूल, कोई इसके अंदर बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी, सिर्फ यही है कि आपने बच्चों को आदत डालनी है टू ईट वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स, उनका पैलेट बदलना है, और जो चीजें उनको प्रोसेस चीजें या शुगरी चीजें जो उनकी आदत बनी हुई है उनको अगर आपने हटाना है तो इससे रिप्लेस करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, आपका बच्चे का पैलेट और भूख अपने आप चेंज होती जाएगी। तो ये एक बहुत सिंपल आइडियल रूल अगर आपने कहा तो आइडियल डाइट इसी को कहते हैं। और कितनी मात्रा में कोई खाए वो सब बच्चों का अलग अलग होता है, उनकी एजेस पे, उनकी मेटाबॉलिज्म पे, उनकी जेनेटिक्स पे और उनकी एक्टिविटी पे। तो ये सब चीजें जो हैं कितना कोई खाए, लेकिन इसमें ये है कि बच्चों का वेट ठीक होना चाहिए, बच्चों की एक्टिविटी ठीक होनी चाहिए, और बच्चों को आपको ये देखना है कि और कोई लक्षण नहीं है डेफिशिएंसीज के, तो उनके टेस्ट वगैरह कराए जाएं रेगुलरली, विटामिन डी, B12, आयरन वगैरह, और ये मतलब फोकस करें कि आपको ऑप्टिमम न्यूट्रिशन मिले। आज तक हमने यही माना है कि भाई एनिमल फूड में B12 है, और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि हमने एनिमल फूड की बात करी और किसी ने पॉइंट कहा कि एनिमल फूड में हमें B12 मिलता है, जाहिर है मिलता है, लेकिन हम सबसे ज्यादा डेफिशिएंसीज नॉन वेजिटेरियंस में ही देखते हैं क्योंकि उनकी गट हेल्थ जो है वो अच्छी नहीं होती, जिससे B12 जो है हमारा अब्सॉर्ब नहीं हो रहा, और हमारा जो माइक्रोबायोम है डिस्टर्ब है, वो अपने आप से बनाता नहीं है। और वेजिटेरियंस को भी अपना B12 आराम से मिल सकता है अगर उनकी गट हेल्दी है और उनकी माइक्रोबियल बैलेंस अच्छा है। तो ये भी एक बहुत इम्पोर्टेंट। अब आपने B12 का ही जिक्र किया है, डॉक्टर शिवानी आप ही के पास आते, जो सबसे ज्यादा सोर्स ऑफ B12 है जिसकी हम बात करें, मिल्क, ऑल द व्हाइट प्रोडक्ट्स, मिल्क है, दही है, पनीर है। मिल्क में क्या चीनी मिलानी चाहिए, नहीं? क्या जो एडेड चीजें कही जाती, हेल्थ ड्रिंक्स, क्या वो मिलाने चाहिए या नहीं? दूसरी बात, दही क्या हम रॉ खाएं या उसमें नमक, चीनी या फिर शक्कर या जागरी कुछ मिलाना चाहिए, नहीं? इसको भी क्लियर कीजिए, क्योंकि ये एक बड़ा मिसकंसेप्ट है कि हम रॉ एकदम से खाली दही नहीं खा सकते, हमें रायता टाइप चीजें चाहिए, या फिर दूध एकदम से नहीं पिया जा सकता है। क्या उसमें इटसेल्फ अपने आप में शुगर उतना होता है या नहीं? जैसे आपने मिल्क की बात की, तो मिल्क में शुगर ऐड करने का कोई मतलब नहीं है। मिल्क विदाउट शुगर ही लेना चाहिए, उसमें ऑलरेडी वो स्वीट इन टेस्ट है, तो उसमें एक नेचुरल स्वीटनेस होती है, तो उसमें अलग से आपको कुछ भी शुगर मिलाने की जरूरत नहीं है। आप उसको नेचुरल दीजिए, बॉइल्ड, प्रॉपरली बॉइल्ड मिल्क को नेचुरल दीजिए। दूसरा, कर्ड की बात करते हैं तो कर्ड को लेकर बहुत सारे नियम है कि कर्ड कब खाना है कब नहीं खाना, स्पेशली रात को नहीं खाना है। उसमें अगर हो सके तो थोड़ा सा, क्योंकि कर्ड हॉट इन पोटेंसी होती है, तो आपको हल्का सा, नहीं तो हनी मिला सकते हैं, नहीं तो जैसे खांड की बात हो रही थी जो अनप्रोसेस्ड है, तो आप उसको मिला सकते हैं, वो रिच इन आयरन भी होगा और आपकी जो गट के लिए और आपके बॉडी के लिए भी अच्छा होगा। तो आपकी गट माइक्रोबायोटा जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है आपके डाइजेशन के लिए भी और आपकी ओवरऑल हेल्थ के लिए, क्योंकि हमारी जो बॉडी माइंड एक्सेस है वो है, और जब तक हमारा गट माइक्रोबायोटा अच्छा नहीं होगा तो हमारा मेंटल स्टेट भी ठीक नहीं होगा, डाइजेशन तो प्रॉपर होगा ही नहीं, मेंटल स्टेट भी ठीक नहीं होगा। तो आप कर्ड को जहां तक कि नमक उसमें यूज नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो माइक्रोबायोम को, ग्रोथ को कम कर देता है, उसके माइक्रोबायोटा को किल कर देता है। आप उसमें शुगर या खांड जो है या हनी आप उसमें मिक्स कर सकते हैं थोड़ी मात्रा में, वो आप दे सकते हैं, बट उसको भी रात को आपको अवॉइड करना चाहिए। मैं डॉक्टर गीतिका इस पर एक आपकी राय भी लेना चाहूंगी, आप डाइटिशियन है, बताइए जरा। यू वांट टू नो अबाउट कर्ड? कर्ड, जी। ओके, आई विल सजेस्ट कि कर्ड को हमने किस फॉर्म में लेना चाहिए। माय फेवरेट है स्मूदीज। आपने हमेशा मुझे सुना होगा बोलते हुए स्मूदीज, बिकॉज आई फील कि बच्चे ना बहुत ज्यादा भागते हैं
एंड दे शुड बी गिवन प्रॉपर मील्स। तो अगर आप सोचो हम उनको बनाना दें, बनाना के अंदर ओट्स डालें और पीनट बटर डालें, एक वो स्मूदी दे सकते हैं। एक हम उनको मैंगो के साथ हम स्ट्रॉबेरी डाल दें, पालक डाल दें, ग्रीक योगर्ट डाल दें, वो वाली स्मूदी दे सकते हैं। और हम उनको डिफरेंट तरह की स्मूदीज के साथ, जैसे अगर हम उनको मैंगो की पुडिंग के ऊपर मिक्स सीड्स डाल दें और बेरीज डालकर दे दें, सो दीज कॉम्बिनेशन विल हेल्प देम टू गेट अ कंप्लीट डाइट और उनको डेप्रिवेशन भी नहीं होगी। और कर्ड भी अंदर कि बच्चों में डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा हो रही है, तो उनको छाछ जरूर पिलानी चाहिए, या नींबू पानी, या जीरा का जल, जीरा का वाटर। ये सब ऐसे है जो बच्चों को नुकसान भी नहीं करेंगी क्योंकि इनका शुगरी लेवल कंट्रोल्ड है। एंड एक ड्रिंक अगर को बोलूंगी घर पे जरूर बनाएं। आप लोग मखानास, आप आलमंड्स, वॉलनट्स, थोड़े से पिस्ता ले लीजिए, मूंगफली जरूर ले सकते हैं, और जो रोस्टेड चना होते हैं वो ले सकते हैं। उनको भून के आप एक डब्बा बना के रख लीजिए पीस के, और जब भी अपने बच्चे को आप दूध दें, आप दूध के अंदर घोल दीजिए। जो बच्चे लैक्टोज इंटॉलरेंट है उनको नॉर्मल दूध की जगह आप आलमंड मिल्क दे सकते हैं। आलमंड मिल्क में क्या करना है, आपको 10 बादाम को पानी में पीसना है, उसको छान के वो आलमंड का दूध बन गया, उसमें घोल के दे सकते हैं। और जैसे कि आजकल हमने देखा है कि शुगर लेवल जो मार्केट के बॉक्सेस है उनमें बहुत ज्यादा आ रहा है, तो हम क्या कर सकते हैं, हम एक लो कैलोरी शुगर शेक बना सकते हैं, चॉकलेट शेक, जिसके अंदर आप 2 चम्मच कोको पाउडर ले लीजिए अनस्वीटेंड वाला, थोड़ा सा वनीला एक्सट्रैक्ट डाल दीजिए 1 बूंद, और साथ में आप उसके अंदर जैगरी पाउडर डाल के दूध में डाल के दे दीजिए, और आप देखिएगा बिल्कुल सेम स्वाद आएगा। जो बच्चा ड्रिंक पीना चाहता है बिल्कुल सेम टेस्ट। वक्त की कमी है, लेकिन आप सबने बहुत ज्यादा अच्छी जानकारी दी है और बहुत ज्यादा वैल्यू एडिशन हुआ है। बच्चों को क्या खाना है, क्या नहीं खाना, कब खाना है, कितना खाना है, वेज खाना है, नॉन वेज खाना है, इन सबको लेकर आपने अपने अपने विचार यहाँ पर रखे। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।